हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम, धारामापी गैल्वेनोमीटर। आज हम इस टॉपिक को लेकर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। धारामापी क्या है? धारामापी एक ऐसा यथार्थ उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ के अंदर क्षणिक आवेश प्रवाह की दर, क्षणिक धारा, इंस्टेंट करंट या इंस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। धारामापी जो है निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहली डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी परिपथ में धारा के क्षणिक मापन के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है परिपथ में, उसे हम धारामापी कहते हैं। धारामापी को हम अमीटर और वोल्टमीटर की भांति भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए बाद में हम आपको कल पढ़ाएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर और वोल्टमीटर, यानी कि धारामापी का हम अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण कल पढ़ाएंगे आपको। आज हम स्टार्ट करते हैं धारामापी। तो धारामापी के जो टाइप्स हैं वो दो हैं। पहला टाइप है प्रक्षेप धारामापी, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इस बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? परिपथ के अंदर इंस्टेंट करंट को मेजर करना होता है। अगर करंट माइक्रो या मिली एम्पियर में भी बह रही है तो उसका मापन हम इस धारामापी की सहायता से कर लेते हैं। बट ये प्रक्षेप धारामापी यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसे आप बीएससी वगैरह में पढ़ोगे। नंबर 2, रुद्ध दोलन धारामापी, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या होता है कि जैसे ही करंट फ्लो होगी कुंडली से, तो इसका जो संकेतक है जो इसके अंदर लगाया गया है वो एक डायरेक्शन में, एक दिशा में जाकर ठहर जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के दो धारामापी को हम बोलते हैं रुद्ध दोलन धारामापी, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब रुद्ध दोलन धारामापी भी दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के कैसे होंगे? क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है टोट इज इक्वल टू NIAB साइन ऑफ थीटा। यहां पर हम इस सूत्र के आधार पर आपको बता सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं टो इज इक्वल टू MB साइन थीटा। तो दो चीजें हुई इसमें। अगर हमें बलाघूर्ण की वैल्यू चेंज करनी है, उसको बदलना है, तो हमारे पास दो सिचुएशन है। पहली ये कि हम चुंबकीय क्षेत्र को ही बदल दें, चुंबकीय क्षेत्र को ही वेरिएट कर दें, चुंबकीय क्षेत्र को ही घुमा दें या चला दें। तो ऐसी स्थिति में जो इसके अंदर कुंडली लगी होगी वो स्थिर रहेगी और उसके चारों तरफ कुंडली के, अगर ये बेलन है, ये बेलनाकार कोई कुंडली है और इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे ऐसे रोटेट होगा। तो ऐसी स्थिति में एक धारामापी बनेगा चल चुंबक धारामापी, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। इसमें कुंडली स्थिर रहती है और मैग्नेट इसके चारों तरफ रोटेट होते हैं, घूमती रहती है। दूसरे नंबर पर आता है चल कुंडल धारामापी, जो हमारे सिलेबस में, ये हमारे सिलेबस में चल कुंडल धारामापी। इसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है। मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा ऐसे, और इसमें ये जो ये कोयल है ये इस तरीके से रोटेट होगी। कोयल ऐसे रोटेट हो सकती है इस तरीके से। हम इसको कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है उसके अंदर इसको घुमाकर हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, बलाघूर्ण उत्पन्न कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा चल कुंडल धारामापी। चल कुंडल धारामापी में भी दो प्रकार के धारामापी होते हैं। एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या होता है कि एक फास्फर ब्रांच की पत्ती और स्प्रिंग की सहायता से एक नरम लोहे की क्रोड को तांबे के तार, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तार के फेरों को लपेटकर उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देते हैं। ऐसी कुंडली को हम बोलते हैं निलंबित कुंडली। और जिसमें निलंबित कुंडली का प्रयोग किया गया है उसे बोलते हैं निलंबित कुंडली धारामापी। दूसरा होता है किलकित
कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी में एक बेलनाकार नर्म लोहे की क्रोड होती है, उसे अवतल आकार में कटे हुए दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रख दिया जाता है। अभी हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी दोनों का भी पढ़ने वाले हैं। निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी में की कार्यविधि में या कार्य सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है, दोनों का समान है। कार्य सिद्धांत कार्यविधि दोनों की समान है, परंतु बस एक फर्क है कि निलंबित कुंडली में जो धारा का विक्षेप है, कुंडली का जो विक्षेप है, वो पढ़ा जाता है दर्पण और स्केल की सहायता से। किलकित कुंडली धारामापी में जो कुंडली का विक्षेप है वो आपको पढ़ना पड़ेगा संकेतक और वृत्तीय पैमाने की सहायता से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, निलंबित कुंडली धारामापी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप इसे नोट करना चाहे नोट कर ले बेटा, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी धारामापी के संबंध में। ओके, नोट कर ले इसको। देखो बेटा, इसमें निलंबित कुंडली धारामापी की आंतरिक संरचना चित्र में दिखाई गई है। आप संरचना में केवल चित्र देखें, चित्र के आधार पर हम समझाते हैं ये क्या है। इसमें होता क्या है, इसमें एक नर्म लोहे की क्रोड को, ये कोर कह सकते हैं आप, COR, कोर, और हिंदी में बोलते हैं क्रोड। इसमें नर्म लोहे की एक बेलनाकार क्रोड के ऊपर एल्यूमिनियम के फ्रेम को, जो तांबे के तारों से लपेटकर बनाया जाता है। ये एल्यूमिनियम का फ्रेम यहाँ पे दिखाया गया है, इस पर तांबे के तार के फेरों को बहुत सारे फेरे लपेटकर बनाए गए हैं, जिससे कि एक आयताकार कुंडली की भांति व्यवहार करे। इस कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती और एक लूजली वेस्टेड जो ढीला स्प्रिंग है, स्प्रिंग की सहायता से, एक फास्फर ब्रांच की पत्ती और एक स्प्रिंग की सहायता से दो चुंबकीय ध्रुवों N तथा S के बीच में स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ इसके अंदर ये कोर है। जब इस कोयल के अंदर आप करंट प्रवाहित करोगे तो ये कोर चुंबकित होकर विक्षेपक चुंबकीय बल लगाएगी इस कुंडली पर, जो इसको ऐसे रोटेट कराएगा इस टाइप से। अब इसके रोटेशन को, इसके घूर्णन को या इसके विक्षेप को पढ़ने के लिए इस फ्रेम के साथ में एक समतल दर्पण कैपिटल M लगाया जाता है, जिसके विक्षेप को एक मीटर पैमाने की सहायता से पढ़ा जाता है। मीटर पैमाने की सहायता से पढ़ा जाता है। ये रिफ्लेक्शन यहाँ इसके सामने, ठीक इसके सामने यहाँ पे एक मीटर पैमाना होता है, इसका रिफ्लेक्शन इस मीटर पैमाने पर आता है और उस पैमाने से हम इसके विक्षेप को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि टॉर्क, जो बलाघूर्ण है इस कुंडली पर, हमेशा अधिकतम लगे। तो ऐसी स्थिति के लिए इस चुंबली को, इस चुंबकीय ध्रुव को अवतलाकार के दो ध्रुव खंडों में डिवाइड कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। इसके बाद ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आता है किलकित। किलकित किलकित धारामापी। किलकित धारामापी, उसका भी मैं अभी आपको कंस्ट्रक्शन बना के दिखाता हूं, बहुत छोटा है वो भी। यहां देखिए, किलकित धारामापी की आंतरिक संरचना, किलकित कुंडली धारामापी की आंतरिक संरचना चित्र में दिखाई गई है। इसमें देखिए, इसमें एक बेलनाकार नर्म लोहे की क्रोड होती है जो यहां थी। इसमें ये अंदर की तरफ ऐसा रखी हुई होगी, इस टाइप से इसमें ऐसा रखी हुई जाती है। बेलनाकार नर्म लोहे की क्रोड होती है जिस पर एल्यूमिनियम के फ्रेम को लपेटकर तांबे के तार के फेरे, बहुत सारे फेरे लपेट दिए जाते हैं। इस कुंडली को दो अवतलाकार में कटे हुए चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रख दिया जाता है। ये इसके यहाँ पे स्थित होती है और इस कुंडली के साथ में एक संकेतक जोड़ देते हैं।
जो कुंडली के विक्षेप को वृत्तीय पैमाने पर दिखाता है। जब भी अब इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो ये इस कुंडली के अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर एक विक्षेपक बलाघूर्ण कार्य करेगा, जो कुंडली को ऐसे रोटेट कराएगा इस तरह से। और जब ये ऐसे घूमेगी तो इसका जो संकेतक है पॉइंटर, वो वृत्तीय पैमाने पर इस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को दर्शाता है। तो ये इनकी आंतरिक संरचना हुई। अब हम आते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि मैन है बेटे, यहां से करते हैं स्टार्ट। कार्यविधि, कार्यविधि कैसे करते हैं? कार्यविधि वर्किंग। मान लीजिए, यहां मान के चलते हैं, हम कोई सा भी ले लें, कार्यविधि तो दोनों की एक समान है। मान लिया कि जो हमने नॉर्मल लोहे की क्रोड ली है, इस क्रोड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, और यहां पर जो रेडियल चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान है कैपिटल बी। मान लिया कि कुंडली का अनुप्रस्थ काट, कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, इस कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, और जिस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस कुंडली को रखा गया है उस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान है कैपिटल बी। जब हम इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर जो ये नर्म लोहे की क्रोड है, जो बेलनाकार क्रोड है, इसके अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक विक्षेपक बलाघूर्ण इस कुंडली पर कार्यरत हो जाता है, जो कुंडली को इसकी साम्य अवस्था से घुमाने का प्रयास करता है। मान लिया कि इस कुंडली में धारा आई प्रवाहित करने पर कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण टो इट इज इक्वल टू, कुंडली पर बलाघूर्ण लगने वाला बलाघूर्ण कितना? कैपिटल टो है। देन टो इट इज इक्वल टू क्या होगा? एन आई ए बी साइन थीटा। चूंकि यहां बेलनाकार कुंडली और यह अवतलाकार में कटे हुए चुंबकीय ध्रुव त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, क्योंकि त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र के लिए त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र के लिए थीटा क्या होगा बेटे? थीटा होगा 90 डिग्री। तो टो इट इज इक्वल टू क्या हुआ? एन आई ए बी साइन 90। इससे क्या होगा? टो इट इज इक्वल टू एन आई ए बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, देखें, समझें। अब जैसे जैसे हम इसमें धारा की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स, जो फेरों की संख्या वही कांस्टेंट रहने वाली है। कैपिटल ए जो कुंडली का क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, वो नियत रहने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र भी वेरिएट नहीं होगा, नियत रहेगा। तो अगर हम धारा की मात्रा बढ़ाते हैं तो बलाघूर्ण टो का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब बलाघूर्ण टो का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो ये जो आप कोयल यहाँ देख रही हैं, ये ऐसे ऐठना शुरू हो जाती है, और इसका लिंक, इस कोयल का लिंक फास्फर ब्रांच की पत्ती से होता है। तो फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐठन आ जाती है, ऐठने लगती है। फास्फर ब्रांच की पत्ती में जब ऐठन आ जाती है तो इसके अंदर एक प्रत्यायन बलयुग्म पैदा होता है, जो इस फास्फर ब्रांच की पत्ती को इसकी पूर्ण अवस्था में लाने का प्रयास करता है। मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि फास्फर ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न कितना में उत्पन्न ऐठन कोण, फास्फर ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न ऐठन कोण फाई है। कितना है बेटा? फाई है। तब बलयुग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, जिसे बोलेंगे हम रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग टॉर्क। टो इट इज इक्वल टू क्या होगा? C5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहां बता देंगे, जहां C पत्ती का क्या है बोलो? ऐठन नियतांक है। पट्टी का ऐठन नियतांक है, ये पत्ती का ऐठन नियतांक। परंतु साम्यावस्था में, जब ये साम्यावस्था, देखिए
हमने इसमें जितनी मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकते हैं, धारा प्रवाहित करा सकते हैं, उस स्थिति में अधिकतम बलाघूर्ण टो इज इक्वल टू NIAB हुआ, जो इसके अंदर अधिकतम ऐठन कोण फाई उत्पन्न करेगा। तो उस अधिकतम ऐठन कोण के विरुद्ध जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण है, जो इस पत्ती को या इस कुंडली को पुनः उसी स्थिति में लाने का प्रयास करेगा जो साम्य स्थिति में थी। तो ये स्थिति में समीकरण 2 और 1 की कंपेयर कर देंगे। तो इस दशा में समीकरण 1 और 2 से, पहली और दूसरी से क्या रिजल्ट बन के आता है? वो रिजल्ट बन के आएगा C5 मस्ट बी इक्वल टू NIAB। फाई मस्ट बी इक्वल टू NIAB अपॉन C इंटू I। ये नोट कर लें आप, यहां तक नोट कर लें। हो गया। अब इसके बाद दोनों की कंपेयर करना बेटा। I इज इक्वल टू मैं ये ले लेता हूं C अपॉन NAB। I इज इक्वल टू C अपॉन NAB इंटू 5। पुट कर लिया हमने, पुट स्मॉल k इट इज इक्वल टू, या कैपिटल K ले लो पहली, कैपिटल K इट इज इक्वल टू C अपॉन NAB। ये क्या है? एक नियतांक है जिसे धारामापी का धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं, जिसे धारामापी का धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि I समानुपाती नहीं, इस प्रकार हमने देखा कि I इज इक्वल टू K फाई। इससे हमने देखा कि I समानुपाती फाई। यही आपकी कार्यविधि है धारामापी की, कि जब भी हम धारामापी के अंदर धारा के मान को बढ़ाते हैं तो फास्फोर ब्रांच की पत्ती में धारा का मान फास्फोर ब्रांच की पत्ती में उत्पन्न ऐठन कोण के समानुपाती होता है। इसे आप नोट कर लेते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि धारामापी में प्रवाहित धारा का मान निलंबन पत्ती, जिसे फास्फोर ब्रांच की पत्ती कहते हैं, उसमें उत्पन्न ऐठन कोण के समानुपाती होता है। आप इसको नोट कर लें बेटा, फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। धारामापी की धारा सुग्राहिता। नेक्स्ट टॉपिक है धारामापी की धारा सुग्राहिता। धारामापी की धारा सुग्राहिता। धारामापी की धारा सुग्राहिता डिनोट करते हैं IS। धारामापी की धारा सुग्राहिता, इसको डिफाइन करते हैं। किसी धारामापी की धारा सुग्राहिता हम कैसे समझ सकते हैं? किसी धारामापी की धारा सुग्राहिता हम कैसे समझ सकते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि इस कुंडली के अंदर अगर मैं 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित कराऊं, 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित कराऊं, तो ये 1 एम्पियर की करंट पर कितना ऐठन कोण उत्पन्न करती है इसके अंदर। इस निलंबन पत्ती के अंदर, फास्फोर ब्रांच की पत्ती के अंदर प्रति इकाई एम्पियर पर जितना ऐठन कोण उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलते हैं? धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। लिखेंगे धारामापी की धारा सुग्राहिता। सुग्राहिता कुंडली में प्रति इकाई धारा पर उत्पन्न ऐठन कोण के बराबर होती है। इसे IS से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करेंगे? IS से व्यक्त करते हैं।
इस प्रकार आई एस जो होगा हमारा क्या होगा, फाई अपॉन आई। आई एस बराबर होगा बेटे फाई अपॉन आई। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि फाई जो आया था हमारे, कुछ है ध्यान, एन ए बी अपॉन सी आई था। तो फाई अपॉन आई इट इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए बी अपॉन सी। तो यू मे राइट हियर धारा सुग्राहिता आई एस इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, इट इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। ये इसका मान हो जाएगा। मात्रक देखें आप, इसका क्या मात्रक बनेगा, मात्रक क्या आएगा, फाई का होगा रेडियन प्रति एम्पियर। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यूनिट होगी रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। नोट कर ले बेटा। फिर इसकी एक डेफिनेशन और देनी हमको, धारा मापी की, नोट कर ले पहले आप इसे, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, इसे डिनोट करेंगे वीएस से। धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। तो यहां बता देंगे धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कुंडली में प्रति इकाई वोल्ट पर, प्रति इकाई वोल्ट पर उत्पन्न ऐंठन कोण के बराबर होती है। प्रति इकाई वोल्ट पर उत्पन्न ऐंठन कोण के बराबर होती है। इसे साफ किससे डिनोट करेंगे, वीएस से व्यक्त करते हैं, वीएस से व्यक्त करते हैं। तो सर इसमें आ जाएगा वीएस, वीएस ये हटा दे सब, वीएस बराबर क्या होगा, वीएस होगा हमारा फाई अपॉन वी। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर वोल्ट, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो दोबारा से देखिए, हमने तो इसी से बना ली कि धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कुंडली में प्रति इकाई वोल्ट पर उत्पन्न ऐंठन कोण के बराबर होती है, इसे वीएस से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार वीएस जो होगा हमारा फाई अपॉन वी होगा। अब हम यहां लिखें नेक्स्ट टॉपिक, वीएस तथा आईएस में संबंध, वीएस तथा आईएस में संबंध। हम यहां से वीएस और आईएस में संबंध कैसे निकालते हैं उसे देखें। देखो अभी हमने पढ़ा, सिंस हमारे पास है वीएस इज इक्वल टू फाई अपॉन, यदि कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध, यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो उस सिचुएशन में V हमारा क्या होगा, आई आर। तो ये क्या आएगा, वीएस इट इज इक्वल टू फाई अपॉन आई आर। और अभी हमने बताया था कि फाई अपॉन आई आर, बट हमने पढ़ा कि फाई अपॉन आई इट इज इक्वल टू क्या होता है, आई एस। तो इससे रिजल्ट बनकर आया कि आई एस अपॉन आर। तो यही हमारा संबंध होगा किस किसके बीच, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता और धारा मापी की धारा सुग्राहिता के बीच का अभिष्ट संबंध है। आप इसे नोट कर लेंगे। ओके बेटा, ये हमारा टॉपिक आज के लिए क्लियर हो चुका है। कल हम इसके 2 टॉपिक और लेकर आएंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं और इससे पहले से भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सभी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करें। आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तब कमेंट्स करें, अगर कुछ कमी है तो बताएं बेटा, प्रयास किया जाएगा उसको दूर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। कल तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, गुड बाय।